मैं जैसे प्यार करती थी पर वो गरीब था। मेरे घर वाले मेरी शादी अमीर परिवार में करने लगे तो मैंने भागकर जैसे शादी कर ली। हम एक साथ गरीबी में भी बहुत खुश थे। जब हमारा एक बेटा हुआ और फिर एक दिन खबर आई कि जय का देहांत हो गया, मैं बच्चे को लेकर वापस गई तो घर वालों ने हमें स्वीकार न किया। यूं ही 2 साल गुजर गए और मैं बेटे को लेकर लोगों के घरों में काम करने लगी। आज बंगले पर दावत थी क्योंकि बड़े मालिक 2 साल बाद अमेरिका से इंडिया आ रहे थे। जब मैंने मालिक को देखा तो शरीर कांपने लगा क्योंकि वो उसको अपने सामने देखकर तो मेरे कदम जमीन में जैसे जम से गए थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं सोच रही थी कि ये कैसे संभव था कि जय तो मर चुका था, तो फिर वो आदमी मुझे जय जैसा ही क्यों लग रहा था। मैंने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश की थी और खामोशी से नज़र झुकाकर किचन की ओर बढ़ गई थी, मगर मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और दिमाग भी उलझ सा गया था। जब बड़े मालिक अंदर आए तो पूरे बंगले में हलचल सी मच गई थी। सभी नौकर सफाई में लगे हुए थे, लेकिन मुझे उस समय काम का होश ही कहाँ था। मैं तो बस खुद को छुपाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही थी। फिर एक पल के लिए हिम्मत करके उस तरफ झांका तो मेरी नज़र उस आदमी से जा मिली जिससे मैं खुद को छुपाती फिर रही थी। उसने भी मुझे देखा था तो उसकी आंखों में भी एक उलझन उभरी थी। मैं हैरान थी कि आखिर ये कैसे संभव था। मेरा दिल चीख चीख कर मुझे किसी और ही तरफ ले जा रहा था, मगर मैं अपने दिमाग से लड़ रही थी कि नहीं, मैंने तो खुद उसकी मौत की खबर सुनी थी। मगर वो आदमी भी तो बिल्कुल वैसा ही था जिसको मैंने खो दिया था। वो भी मुझे देखकर कुछ पल के लिए रुक सा गया था, मगर फिर आगे बढ़ गया था। मैं अचानक होश में आई तो किचन से एक नौकर की आवाज़ आ रही थी जो मुझे बुला रही थी। तो मैं हड़बड़ाकर काम में लग गई, मगर मेरा दिमाग लगातार उसी आदमी के बारे में सोच रहा था। अगर वो जय था तो इन 2 सालों में वो कहाँ था? उसने कभी पलटकर भी मेरी खबर ही ना ली थी। और अगर वो जय नहीं था तो ये कैसे संभव था कि दुनिया में एक ही शक्ल और कद काट के 2 इंसान थे? इसी कश्मकश में दावत शुरू हो गई थी। सब मेहमान खाने में बिजी हो गए थे। मैं खामोशी से बंगले के कोने में खड़ी अपने दिमाग में आती हजारों सोचों को झुठला रही थी। एक मौका मिला तो मैंने एक बार फिर उस आदमी को नज़र बचाकर देखा। वो तो सच में जय जैसा था। उसका अंदाज, कपड़े, बात करने का तरीका, सब कुछ ही तो मेरे जय जैसा था। जब दावत खत्म हो गई तो बर्तन समेटने के बाद मैं टेबल साफ कर रही थी कि अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। मैंने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा सही किया और डरते डरते धीरे से सिर उठाया। वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, वही आंखें, वही चेहरा, मगर उसके अंदाज में एक अजनबियत थी। वो मुझसे पूछने लगा था क्या मैं उसको जानती हूँ। उसका सवाल सुनकर मेरा दिमाग सुनसा हो गया। मैं सोचने लगी कि अगर वो जय होता तो कभी भी मुझसे ऐसा सवाल ना करता, क्योंकि वो तो मुझे जान से ज़्यादा चाहता था। तब मुझे विश्वास हो गया कि वो सब मेरा वहम ही था। वो मेरा जय तो हो ही नहीं सकता था। क्या तुम्हारा नाम निधि है? जब उसने मुझे ये सवाल पूछा तो मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी थी। ये कैसा मजाक था? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही थीं? किस्मत मेरे साथ एक और खेल खेल रही थी। मैं तो कुछ भी बोलने के लायक ही ना रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसकी बात पर सर हिलाया था और तब मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या उसका नाम जय है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा और कहने लगा, मेरा नाम जय नहीं बल्कि अंशुमन है। उसका लहजा इतना अजनबी था कि मैं डर गई थी। उसने भी शायद मेरी बेबसी महसूस कर ही ली थी और मुझसे पूछने लगा था कि तुम मुझे बहुत देर से देख रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि कहीं तुम मुझे जानती हो या कोई काम तो नहीं जो मुझे देख रही थी। मैंने खुद पर काबू पाया था और सर नहीं में हिला दिया था और उससे माफ़ी मांगकर मैं वहाँ से भाग आई थी। उस रात मैं सो न सकी थी। दिल में हजारों सवाल जन्म ले रहे थे। अगर वो जय नहीं था तो मुझे बेचैन क्यों कर गया था, और अगर वो जय था तो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा था। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने बंगले के दूसरे नौकरों से अंशुमन के बारे में पूछा था, क्योंकि मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर मुझे मालूम हुआ था कि वो सच में अमेरिका में रहता था और 2 साल बाद इंडिया आया था, और उसका तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी जय नाम का नहीं था। मैंने खुद को एक बार फिर से समझाया कि ये बस एक संयोग ही था, मगर फिर भी दिल नहीं मानता था। मुझे सच जानना था कि आखिर उस आदमी को देखकर मुझे अपना जय क्यों याद आता था। कुछ ही दिन गुजरे थे जब आदमी ने मुझे बुलाकर कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने उस दिन मुझे ये क्यों कहा कि मेरा नाम जय तो नहीं? मैंने उसे सच बताने का फैसला कर लिया था, क्योंकि चैन तो मेरे दिल को नहीं आ रहा था। और फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब मैं खामोश हो गई तो वो काफ़ी देर तक मुझे देखता रहा। मैं डर गई थी कि कहीं वो मेरी कहानी सुनकर गुस्सा तो नहीं हो गया। कहाँ वो इतना अमीर आदमी और कहाँ मैं एक मामूली काम करने वाली उसको अपना प्यार समझकर धोखा खा गई थी। मगर उसकी कहानी सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मेरा नाम निधि है और मैं साउथ दिल्ली के इलाके में रहती थी।
मेरा संबंध खाते पीते उच्च परिवार से था। मेरे पापा का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, जिस कारण घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरी मम्मी भी एक सोशल वर्कर थी और एक एनजीओ चला रही थी। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी दोनों बहनें जुड़वा थीं। पापा चाहते थे कि उनका एक बेटा भी होता जो उनका बिजनेस संभालता, मगर किस्मत की करनी ऐसी थी कि जब से मम्मी ने जुड़वा बहनों को जन्म दिया, वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थीं, जिसका उनको खुद भी बहुत दुख था। पापा के पास रुपए पैसे की कोई कमी तो न थी, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि वो मम्मी का इलाज करवा सकते ताकि उन्हें एक बेटा मिल सके, मगर उनके बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी ऐसा संभव नहीं हो सका। पापा मम्मी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर गए, मगर हर तरफ उनको इनकार ही सुनने को मिला। उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक लड़के को अडॉप्ट भी करना चाहा, मगर मम्मी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो किसी और के बच्चे को अपनी संतान समझकर नहीं पाल सकेंगी। मम्मी ने कहा कि ये बहुत हिम्मत और हौसले वाला काम था कि किसी और के बच्चे को अपना बच्चा समझकर प्यार देना, और वो वैसी हिम्मत नहीं कर सकती थी क्योंकि वो हम तीनों बहनों से बहुत प्यार करती थी और उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी दिन वो अडॉप्टेड लड़के के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर बैठे। इस बात पर मम्मी और पापा की काफ़ी बहस भी हुई, मगर जीत मम्मी की ही हुई क्योंकि वो भी अपनी बात पर बिल्कुल ठीक थीं। पापा को मजबूरन अपने बेटे की इच्छा को दिल में ही दबाना पड़ गया था। पापा ने अपने बेटे वाली इच्छा तो छोड़ दी थी, लेकिन वो तब से ही इरादा कर चुके थे कि वो मुझे ही अपना बेटा बनाएंगे और अपना सारा बिजनेस मेरे हवाले करेंगे। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे बाकी दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार और ध्यान दिया था। मेरी हर बात को उन्होंने सबसे पहले माना और पूरा किया। पापा ने हमेशा ही मुझे दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार दिया क्योंकि मैं ही तो थी जिसे कामयाब होकर उनका बिजनेस संभालने के साथ साथ और फैलाना भी था। मुझे भी इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता था कि पापा सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं और मुझे ही अहमियत देते हैं। इसी कारण से पापा ने मुझे शुरू से ही अपने साथ बिजनेस मीटिंग्स में ले जाना शुरू कर दिया और मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाते थे, जैसे कि बिजनेस के काम कैसे तय किए जाते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव पर नज़र कैसे रखी जाती है और किस तरह एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। मैंने बचपन से ही उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो पापा ने मुझे लंदन भेज दिया ताकि मैं बिजनेस की आगे की पढ़ाई कर सकूं। मम्मी तब पहली बार पापा से कहने लगी थी कि उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया था क्योंकि वो मेरी हर जिद और हर इच्छा पूरी करते थे। मम्मी का ख्याल था कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो आम लड़कियों की तरह मेरी भी शादी करके मुझे अपने घर का कर देंगी, मगर पापा तो मेरे बारे में कुछ और ही कर बैठे थे। वो मुझे देश की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन बनाना चाहते थे। मैं भी उनका सपना और उनकी इच्छा पूरा करने के लिए दिल से मेहनत कर रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि पापा अपनी इच्छा में इस हद तक सीरियस थे कि उनको मेरी अपनी ज़िंदगी की खुशी की भी कोई परवाह ही ना थी। और इस बात का अंदाज़ा होते होते मुझे बहुत देर लग गई। काश मुझे इस बात का अंदाज़ा पहले हो गया होता कि पापा को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की ही चिंता थी और अपने बिजनेस के सामने उनको अपनी सबसे लाडली बेटी की खुशी भी नज़र नहीं आई थी। मम्मी ने पापा को बहुत बार कहा था कि वो मुझे अपने साथ बिजनेस में इस हद तक ना घसीटें कि मैं अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना ही भूल जाऊं, मगर पापा ने भी मम्मी को साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने पापा को एक बेटा अडॉप्ट नहीं करने दिया तो फिर एक बेटी पर तो वो अपनी मर्जी चला ही सकते थे। और मम्मी पापा की इसी बात पर खामोश हो गई थी और उनकी ज़िंदगी में पहली बार अपनी कमी का एहसास हुआ था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने पापा को उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो मुझे लंदन भेज रहे हैं और लंदन से वापस आने के बाद उनका सारा बिजनेस मैं ही संभालने वाली थी। मगर उस समय कोई भी नहीं जानता था कि लंदन जाने के बाद न सिर्फ मेरी बल्कि हम सब की ज़िंदगी बहुत बदलने वाली थी। जब पापा ने मुझे लंदन भेज दिया तो मैं लंदन की रंगीनी में एकदम से खो गई। मुझे लगने लगा कि मैं सिर्फ बिजनेस में ही गुम होकर रह गई थी और बाकी ज़िंदगी जीना जैसे भूल ही चुकी थी। मगर मुझे बहुत जल्द ये याद आ गया कि पापा ने मुझे लंदन सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही तो भेजा था और इसके बाद वापस जाकर मुझे सारा बिजनेस संभालना था। मैंने लंदन में जितना भी समय गुजारा मैं सिर्फ ये चाहती थी कि उस समय को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकूं। और तभी मेरी मुलाकात जैसे हुई, वो भी बिजनेस की पढ़ाई के लिए लंदन आया हुआ था और लंदन से वापस जाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। जय में और मुझ में सिर्फ इस बात का फ़र्क था कि वो अभी अपना बिजनेस शुरू करने वाला था, जबकि मैं अपने पापा के बिजनेस को और आगे बढ़ाना और फैलाना चाहती थी। मेरी और जय की मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी। मुझे उसकी बात का अंदाज़ा बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा भी वो एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। मुझे शुरू से ही अच्छी चीज़ों की और अच्छे इंसानों की पहचान थी, इसलिए मैं जान गई थी कि जय का चुनाव मेरे लिए बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हम दोनों अलग अलग मीटिंग में मिलने लगे और हमारी दोस्ती हो गई।
तब जय ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक आम सा लड़का था, जबकि मुझे तो वो बिल्कुल भी आम सा नहीं लगा था। मेरे लिए तो वो बहुत ख़ास बन गया था और मुझे उसके साथ समय गुजारना बहुत अच्छा लगने लगा था। जय अपनी माँ का इकलौता सहारा था और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कुछ करना चाहता था, इसलिए वो लंदन से बिजनेस की डिग्री लेने आया था। मगर मेरा दिल चुरा ले गया। हमने लंदन में जो दिन और जो शामें गुजारी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार समय था। मैं जय के प्यार में इस हद तक गिरफ्तार हो चुकी थी कि उसके बगैर ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं इरादा कर चुकी थी कि जब मैं इंडिया वापस जाऊंगी तो मम्मी पापा से जय के बारे में बात करूंगी, ताकि वो उसकी और मेरी ज़िंदगी एक कर सकें। मुझे पूरा विश्वास था कि पापा को जय बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो एक बहुत टैलेंटेड लड़का था और मैं जानती थी कि वो बहुत जल्द एक सफल बिजनेसमैन भी बन सकता था। ये सब देखते हुए पापा को हमारे रिश्ते पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था, मगर मैं पापा के बारे में गलत थी और इस बात का अंदाज़ा मुझे उस समय हुआ जब मैंने पापा से जय के बारे में बात की। मैंने पापा को जय के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में और उसके बिजनेस प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि पापा जय के बारे में और उसके बिजनेस करने की इच्छा को सुनकर बहुत खुश होंगे और मेरी पसंद की तारीफ करेंगे, मगर पापा तो जय के बारे में सुनकर एकदम से भड़क उठे थे और मुझे कहने लगे, क्या मुझे पूरी दुनिया में एक वही गरीब लड़का मिला था प्यार करने के लिए। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया था कि पापा जय के बारे में ऐसा कुछ कह सकते थे, मगर जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनके सामने सबसे बड़ा फ़र्क तो ये था कि जय का बैकग्राउंड उनके बैकग्राउंड से मैच नहीं हुआ था। उनको वो एक छोटे और नीचे परिवार का एक आम सा लड़का लगा था, इसलिए तो उन्होंने जय से मिलने तक से साफ इनकार कर दिया था। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि जय एक अच्छा और होशियार लड़का था और इस सब से बढ़कर वो मुझे पसंद था और मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। पापा ने भी मेरा मुंह ये कहकर बंद कर दिया कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुझ पर सिर्फ इसलिए बर्बाद नहीं की थी कि एक दिन मैं उनके सामने किसी आम से लड़के को लाकर खड़ा कर दूं। मैंने पापा को हर तरह से विश्वास दिलाया कि मैं उनके बिजनेस को ज़रूर संभालूंगी, बल्कि मेरे साथ साथ जय भी उनके बिजनेस को फैलाने में मदद करेगा और हम कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकेंगे। मगर मेरी ये बात सुनते ही पापा ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया कि मैं ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकती थी कि वो एक नीच इंसान उनका बिजनेस अपने हाथों में लेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि पापा इतनी सी बात के लिए मुझ पर हाथ ही उठा देंगे। उन्होंने तो सारी ज़िंदगी कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और जब मैंने उनके सामने अपनी पसंद रखी तो उनको फैमिली बैकग्राउंड याद आ गया। उनको तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। मैंने एक गरीब लड़के के साथ शादी कर ली। उस समय मम्मी ने भी पापा को समझाना चाहा कि वो मेरी बात मान लें, क्योंकि मम्मी जानती थी कि अगर पापा की जिद कर सकते थे तो मैं भी उन्हीं की बेटी थी और थी भी सबसे लाडली। मेरा गुस्सा और जिद भी उन्हीं पर गई थी, मगर पापा अपनी बात पर अड़े रहे कि अगर मुझे जय के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे उनका लाइफ स्टाइल छोड़ना ही होगा। ये बात सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गई। उनकी इस बात का मतलब तो साफ था कि वो मुझे सीधा सीधा घर से निकालने की बात कर रहे थे, क्योंकि जय को तो मैं किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकती थी। जय ही तो था जिसके साथ रहकर मैंने जीना सीखा था। वही तो था जिसने मुझे बताया था कि ज़िंदगी में सफ़ेद रंग के अलावा और भी बहुत से रंग होते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहें भर सकते हैं। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आता तो मेरी ज़िंदगी तो बिजनेस की ब्लैक एंड वाइट फाइल्स में ही उलझ कर रह जाती। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल पल था। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं नहीं सकती थी, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया था, मगर दूसरी तरफ जय भी तो था जिसने मुझे ज़िंदगी को गुजारना नहीं बल्कि जीना सिखाया था। उस समय मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ले ही लिया और वो था जय के साथ रंगों भरी ज़िंदगी को जीना। पापा ने मुझे बहुत धमकाया था कि जय मुझे ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ नहीं दे सकता था जो पापा मुझे देते आए थे, मगर मुझे उन चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं थी जिनमें ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं था। पापा के घर में मुझे हर चीज़ और हर सहूलियत मिली थी, मगर जो मुझे जय के साथ लंदन में रहकर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आया था वो इनसे कहीं बेहतर था। मम्मी ने भी मुझे रोकने की और पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा को उस समय सिर्फ और सिर्फ लोगों की चिंता थी कि लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाएंगे कि उनकी बेटी ने किस तरह एक गरीब घर के लड़के को इतनी बड़ी और अमीर फैमिली का दामाद बना दिया। पापा ने मुझे मेरी बहनों की तरफ से भी डराने की कोशिश की कि अगर मैं ऐसी हरकत करूंगी तो मेरी छोटी बहनों पर उसका क्या असर होगा, वो भी कल को किसी अरे गहरे को लाकर घर में बिठा देगी। मगर मैं जानती थी कि उन दोनों में मेरी जितनी हिम्मत और ताकत नहीं, वो तो पापा की मर्जी के बगैर अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ मैं ही थी जिसके शौक़ और जिसकी पसंद सबसे निराली थी। जय ने भी मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं उसके लिए अपने मम्मी पापा को ना छोड़ूं और उनकी पसंद के अनुसार जहां वो कहते हैं वहां पर शादी कर लूं, मगर मैं जय के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती थी। मैं तो उसे बहुत प्यार करती थी,
इसलिए मैंने जय के लिए अपनी मम्मी पापा का वो घर छोड़ दिया जिसमें मैंने अपनी सारी ज़िंदगी पापा की इच्छा को पूरा करने के लिए गुजार दी थी। पापा का वो बड़ा सा घर जो छोड़ते हुए मुझे बहुत दुख ज़रूर हुआ, मगर मेरे दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद बाकी थी कि एक न एक दिन जब जय एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा तो पापा मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और मेरे साथ साथ जय को भी अपना लेंगे। तब मैं दोबारा से अपने उस घर में जय के साथ वापस आ जाऊंगी। मगर ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ ज़िंदगी में क्या होने वाला था। मैंने जय के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और उसके छोटे से सादा से घर में आ गई, जहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी और जय ही उनका अकेला सहारा था। जय की माँ एक बहुत जिंदा दिल औरत थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से और सत्कार से स्वीकार किया। उन्होंने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैंने अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी ज़िंदगी का फैसला किया है, बल्कि वो तो मुझे बेटियों की तरह चाहती थी और मुझे उस घर में हर तरह का आराम देने की कोशिश भी करती थी। जय के पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे और वो कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ था, इसलिए अब वो ही अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और खुद से कुछ करने की कोशिश में लगा हुआ था। मुझे लगा था कि पापा का घर छोड़ने के बाद मैं और जय मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि उस समय मेरे पापा देश के एक जाने माने बिजनेसमैन थे और वो अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकते थे। शुरू के कुछ दिन मेरे और जय के बहुत अच्छे गुजरे। हम दोनों सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में मगन हो गए। हमें लगता था जैसे हम दोनों मिलकर सारी दुनिया जीत लेंगे। मैं जानती थी कि जय एक बहुत होशियार लड़का था और अपनी मेहनत से बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था और मुझे लगता था कि थोड़े से इंतज़ार के बाद मैं वो सब कुछ दोबारा से हासिल कर सकती थी जो कि मुझे अपने पापा के घर में मिली हुई थी। इसलिए मैंने हर कदम पर जय का साथ दिया। जय को एक बिज़नेस शुरू करने के लिए किसी के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी और लंदन जाने से पहले वो बहुत से बिजनेसमैन के साथ इस बारे में बात करके गया था। बहुत से लोग उसके इस साथ पार्टनरशिप करने के लिए भी तैयार थे। जब जय ने बिजनेस के लिए घर से कदम निकाला तो हर एक ने उसको इनकार कर दिया। हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पहले तो सभी उसके साथ बिजनेस करना चाहते थे, फिर सब ने एकदम से इनकार क्यों कर दिया। और फिर मुझे इस बात की समझ आ गई थी कि ये सब कुछ मेरे पापा का ही किया हुआ था। उन्होंने सबको सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी जय के साथ कारोबार नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे ये दिखाना चाहते थे कि जय एक गरीब लड़का था और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। वो सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि जय मुझे वो सारी सहूलतें ना दे सके जिसकी मैं आदी थी, और जब जय मेरी ज़रूरत पूरी ना कर सकेगा तो मैं खुद ही जय को छोड़कर उनके पास चली जाती और उनके सामने इस बात को मान लेती कि उनकी बात ना मानकर मैंने जो फ़ैसला किया था वो मेरी ज़िंदगी का गलत फ़ैसला था और मुझे अपनी गलती का एहसास था। मुझे पापा की हर चाल बहुत आसानी से समझ में आ गई, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत कोशिश की थी कि मुझे ही कहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती जिससे मैं और जय मिलकर घर का गुजारा कर सकते, लेकिन कोशिश के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं जिस भी जगह पर जाती हर कोई मुझे इनकार कर देता। मैं हैरान थी कि मुझे तो सभी जानते थे, मेरे पापा को भला कौन नहीं जानता था। इसके बाद भी कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं था। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर छोटी छोटी कंपनियों में नौकरी की तलाश करना शुरू की थी और जय को भी यही समझाया कि फ़िलहाल वो बिज़नेस करने का इरादा बदल दे और कोई छोटा मोटा काम कर ले जिससे हम अपने घर का गुजारा तो कर सकें। मगर कोशिश के बाद भी हमें कोई काम ही नहीं मिला। मुझे तो रह रहकर पापा पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर जब उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से अपने घर से निकाल ही दिया तो मेरी ज़िंदगी में इतना दखल क्यों दे रहे हैं। जब वो मेरे साथ हर तरह का संबंध ख़त्म ही कर चुके हैं तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे। मगर मैं जय के साथ फिर भी खुश थी, क्योंकि उसने कभी भी मुझे इस बात का कोई ताना नहीं दिया था कि मेरे पापा की वजह से उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। मैं तो एक आलीशान ज़िंदगी गुजार कर आई थी, मगर जय के साथ मैंने जिस ज़िंदगी की शुरुआत की थी वो मेरे लिए पहले की ज़िंदगी से बेहतर थी, क्योंकि जय मुझे टूटकर चाहता था और उससे जितना हो सकता था वो मेरी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा किया करता था। जब हमें कहीं पर कोई काम नहीं मिला तब जय ने थक हार कर मेहनत वाले काम करना शुरू कर दिए। वो कभी किसी स्टोर पर सेल्समैन का काम करता और कभी किसी जगह चौकीदारी का काम करने लग जाता। उसको जहाँ पर भी जो भी काम मिलता वो 2 टाइम की रोटी के लिए हर काम करने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं उसके साथ थी और मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए था। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी थी। हमारे हालात दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहे थे, मगर हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और इतना कमा लेते थे कि 2 टाइम की रोटी खा सकते थे। तभी मेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी शामिल हो गई, जब शादी के 1 साल बाद हम दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उस नन्हे से राजवीर को पाकर मैं और जय बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। हम भले ही गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर हम दोनों हर हाल में खुश थे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहते थे और मुझे ये विश्वास था कि एक न एक दिन हम दोनों पापा को मनाने में सफल हो ही जाएंगे।
आखिर मैं उनकी सगी बेटी थी, वो कब तक मुझ पर इतना अत्याचार कर सकते थे। एक ना एक दिन तो वो मुझे बेबस देखकर मान ही जाते और मुझे और जय को स्वीकार कर लेते। जब राजवीर कुछ बड़ा हुआ तब मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफान आ गया, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही ना था। मैं तो अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर करने का सपना देख रही थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलना भूल चुकी थी। अब मुझे नई परीक्षाओं में डालने वाली थी। उस दिन मैं किचन में खाने की तैयारी में लगी थी, जब मुझे खबर मिली कि जय का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने आकर मुझे बताया कि जय को जख्मी हालत में एक अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसकी ज़िंदगी खतरे में थी। ये खबर सुनकर तो मुझे होश ही ना रहा। मैंने नन्हे राजवीर को उठाया और जय की माँ को हौसला देते हुए हॉस्पिटल को चल पड़ी। मेरा कदम भारी हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी ज़िंदगी मेरी हथेली से कोई खींच कर ले जा रहा था। जब मैं अस्पताल पहुंची तो तभी एक बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे बताया गया कि जय मुझे एक छोटे बच्चे के साथ अकेला छोड़कर चला गया। वो अब जिंदा नहीं रहा था क्योंकि उसकी चोटें बहुत गहरी थीं। ये खबर सुनते ही उसकी माँ को भी हार्ट अटैक हुआ। जब मुझसे ही जय की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका तो फिर उसकी माँ थी, जिनका वो इकलौता बेटा था और उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई था। वो भला इतनी बड़ी खबर को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए जय के साथ साथ वो भी उसी पल दुनिया को छोड़ गई। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मैंने तो जय को देखा भी नहीं और उसकी माँ को दुनिया छोड़कर जाता देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं भी खुद को ख़त्म कर लूं, मगर मुझे नन्हे राजवीर के लिए ज़िंदा रहना था। एक वो ही तो था जो मेरे पास जय की निशानी के तौर पर रह गया। मैंने बहुत हिम्मत की और जय के उसी दोस्त के साथ घर वापस आ गई, जिसने हमें जय के एक्सीडेंट की खबर दी थी। मगर खाली घर को देखते ही मैं चकरा कर गिर पड़ी और 4 दिन बेहोश रहने के बाद जब मुझे होश आया तो जय और उसकी माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैं खूब चीख चीख कर रो रही थी क्योंकि मैं उन दोनों को आखिरी बार देख भी ना सकी थी। मेरी सारी दुनिया एक झटके में जैसे अंधेर हो गई और मैं जो अपने पापा का घर छोड़ते समय बहुत मजबूत थी, एकदम से टूटकर बिखर गई। जब मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा न था कि मैं पापा के घर वापस चली जाती, क्योंकि मैं अकेली राजवीर को नहीं संभाल सकती थी। कोई मुझे संभालने वाला होता तो मैं राजवीर को संभाल पाती। पापा के घर पहुंचकर उन्होंने मेरे सामने एक नई परीक्षा रख दी कि अगर मैं जय के बच्चे को छोड़ दूंगी तो वो मुझे अपना लेंगे। मैं भला उनकी बात कैसे मान सकती थी। जय तो मेरी जिंदगी था और राजवीर में मेरी जान बसती थी। अपनी जिंदगी से तो मैं हाथ धो बैठी थी, अब अपनी जान को अपने हाथों से कैसे गवा सकती थी। मुझे लगा था कि पापा मेरी हालत देखकर ही मुझे माफ कर देंगे, मगर उन्होंने मुझे घर के दरवाजे से ही नाउम्मीद लौटा दिया था और मैं अपनी नन्ही जान को अपने साथ लिए वापस उसी चौखट पर आ गई थी जहां मैंने जय के साथ मिलकर जिंदगी के सपने देखे थे, मगर उनके पूरा होने से पहले ही वो मुझे अकेला छोड़ गया। मैं खाली घर में खड़ी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जय ही था जो 2 टाइम की रोटी के लिए मेहनत करता था। बात ये नहीं थी कि मैं मेहनत नहीं कर सकती थी, कर तो मैं भी सकती थी, मगर फिर राजवीर को कौन देखता, उसको कौन संभालता। मैं उसको किसके पास छोड़ती, किसके हवाले करके मेहनत करती। मेरे पास कोई ऐसा रास्ता था ही नहीं जिससे मैं राजवीर का भविष्य सुरक्षित कर सकती। मुझे इस समय लगा जैसे मैं एक जालिम माँ बन रही थी जो अपने बच्चे को बोझ समझने लगी थी, क्योंकि मैं मजबूर हो गई थी। मगर इससे पहले कि मैं कोई गलत फैसला करती, मुझे जय के ही एक दोस्त ने एक बड़ी सी कॉलोनी के बारे में बताया कि अगर मैं वहां चली जाऊं तो हो सकता है कि मुझे ऐसा कोई काम मिल जाए जिससे मेरा और राजवीर का गुजारा हो जाए। मैंने राजवीर को अपनी गोद में उठाया उस कॉलोनी की तरफ चल पड़ी, क्योंकि मुझे राजवीर के लिए जिंदा रहना था। उस मासूम का तो इस सब में कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ था वो एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी जहाँ पर बड़े बड़े घर बने हुए थे। उन घरों को देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, क्योंकि मेरा भी एक ऐसा ही घर था। मगर मैंने अपने आंसू साफ कर लिए, क्योंकि अब मुझे इन बड़े घरों की इच्छा नहीं रही थी। वो तो बहुत पहले ही दम तोड़ चुकी थी। बहुत मुश्किल से मुझे उस कॉलोनी के कुछ बंगलों पर घर का काम मिला। मेरा दिल टूट गया। मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं, मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, मगर इसके बाद भी 2 टाइम की रोटी के लिए मुझे इन बंगलों पर नौकरानी बनना पड़ रहा था। और ये सब सिर्फ पापा के कारण हुआ था। लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए वो सब भी स्वीकार कर लिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मुझे उस कॉलोनी में काम करने का ये फ़ायदा भी हुआ था कि उस कॉलोनी में नौकरों के लिए कुछ क्वार्टर बने हुए थे और जो लोग दूर से आते थे वो वहीं पर रहते थे। तब मैंने जय के घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और राजवीर को लेकर वहाँ पर ये कमरे वाले छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी। मेरे लिए तो ये किसी बंगले से कम नहीं था, क्योंकि बहुत समय के बाद मैंने निश्चिंत होकर राजवीर और अपने लिए 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था की थी और साथ ही मुझे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह भी मिल गई थी। मुझे उन्हीं सर्वेंट क्वार्टर में रहते एक के बाद 2 साल गुजर गए और मैं राजवीर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। मैं जय के बगैर रहना सीख रही थी।
मगर एक दिन मेरी आंखों के सामने मेरा गुजरा हुआ कल एक बार फिर से ताज़ा हो गया। उस दिन एक बंगले पर दावत थी, क्योंकि उस बंगले का मालिक वापस आ रहा था और कॉलोनी के ज़्यादातर नौकर वहीं पर इकट्ठा हुए थे। मैं भी राजवीर को बाकी बच्चों के साथ खेलता छोड़कर अपने काम में लग गई। मुझे इस कॉलोनी में 2 साल हो गए थे, इसलिए आसपास के सब काम करने वालों से मेरी जान पहचान हो गई थी और मैं राजवीर को बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया करती थी। सारे बंगले में कल ही चहल पहल थी, क्योंकि आने वाले मालिक के स्वागत की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन जब मैंने आने वाले मालिक को देखा तो मेरे होश उड़ गए। पहली नज़र में तो मुझे लगा कि मेरे सामने जय खड़ा था, मगर दूसरे ही पल मैंने इस ख्याल को दिमाग से झटक दिया कि जय को तो मरे 2 साल गुजर गए। फिर ये भला कैसे हो सकता है कि वो जिंदा हो। मगर मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो आदमी तो बिल्कुल जय जैसा था, बस उसके ठाट बाट कुछ अलग थे। मैं सारा दिन डरी सहमी सी उस आदमी को छुप छुप कर देखती रहती और शायद उसको भी मेरी बेचैनी के बारे में पता चल गया था। तभी वो बाकी नौकरों से मेरे बारे में पूछता हुआ मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि मेरा नाम निधि है। उसका तो लहजा भी बिल्कुल जय जैसा था, मगर वो मेरा जय कैसे हो सकता था। अगर वो मेरा जय होता तो मुझसे पूछता ना कि मेरा नाम क्या था, बल्कि वो तो मुझे देखकर खुशी से झूम उठता, क्योंकि वो तो मुझे जान से ज़्यादा चाहता था। वो तो मुझे कहने लगा कि वो जय नहीं बल्कि अंशुमन था। तब मैंने अपने दिल में आने वाले विचारों को ये कहकर टाल दिया कि वो मेरा जय था ही नहीं। मगर मैं सारी रात बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलती रही और कुछ दिन बाद उस आदमी ने मुझे अपने पास बुलाया जिसको मैं जय समझ रही थी। उसको अपने सामने देखकर मेरा दिल फिर से मचलने लगा कि जय की मौत की खबर तो मैंने खुद सुनी थी, तो फिर भला ये जय कैसे हो सकता है। मगर तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया और मेरे दिल में एक नई उम्मीद जागी कि मैंने जय की मौत को सिर्फ खबर ही सुनी थी, उसको मुर्दा हालत में देखा तो नहीं था। और तब उस अंशुमन नाम के आदमी ने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मुझे विश्वास हो गया था कि मेरे दिल में आने वाला शक बिल्कुल ठीक था। वो जो मुझे अपना नाम अंशुमन बता रहा था, उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले ही उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से उसको अपने अतीत का कुछ हिस्सा याद नहीं। मगर जब उसको होश आया तो उसने खुद को एक बड़े अमीर आदमी के घर में देखा था। वो अब आदमी काफ़ी बूढ़ा था और उसने ही उसे बताया कि उसका नाम अंशुमन था और वो उसको अपने साथ अमेरिका लेकर चला गया। क्योंकि उस आदमी की कोई संतान नहीं थी, तो उसने अंशुमन को ही अपना बेटा बना लिया और अंशुमन उसका अमेरिका में बिजनेस संभाल रहा था। और जिस कॉलोनी में वो आया था, वो कॉलोनी भी उस बूढ़े आदमी की ही बनाई हुई थी। जब मैंने अंशुमन की कहानी सुनी तो मैं खुशी से निहाल हो गई। मुझे विश्वास ही नहीं आया कि दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। मेरा जय मुझे वापस मिल गया था। मुझे लगा था जैसे मेरी कोई खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई हो। मैंने अंशुमन को अपनी और उसकी पुरानी तस्वीर दिखाई, जिनमें हम दोनों एक साथ थे, और फिर राजवीर के बारे में भी उसे सब बता दिया। मेरी सब बातें सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो मेरे सामने रोने लगा। उसे कुछ भी याद तो नहीं था, मगर मेरे पास रखी तस्वीरें और राजवीर को देखकर उसे विश्वास हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने राजवीर को गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया जय के चेहरे से वो अजनबीपन कुछ पल के लिए गायब हो गया था, जो मैंने पहली बार नज़र में महसूस किया था। जय भी मुझसे कई बार कहता कि उसको राजवीर से ऐसे महक आती है जैसे वो उसके ही अस्तित्व का एक हिस्सा हो, और मैं उसकी ये बात सुनकर दिल से मुस्कुरा उठती हूँ, क्योंकि वो ठीक ही तो कहता है। आज मुझे और जय को एक साथ 2 साल गुजर गए। वो मान गया है कि वो मेरा ही जय है, क्योंकि वो भी इस बात को मानता है कि मेरे और राजवीर के करीब आने पर उसका दिल भी वैसे ही परेशान होता है जैसे कि मेरा हुआ था। मगर मुझे इस बात का दुख है कि मैं उसके अतीत की वो यादें उसको वापस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसको सब कुछ याद आ गया तो हो सकता है कि वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मेरे पापा को ठहरा दे, क्योंकि उनकी वजह से ही तो हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि बात ये तक आ गई थी कि मैं अपनी और राजवीर की ज़िंदगी भी ख़त्म करने चल पड़ी थी। मैं तो उस इंसान को दुआएं देते नहीं थकती जिसने जय को अपना बेटा समझकर उसका ख्याल रखा और अपना सारा बिजनेस उसके हवाले कर दिया। आज मैं सोचती हूँ कि अगर हालात से मजबूर होकर मैं अपनी और राजवीर की ज़िंदगी ख़त्म कर लेती तो क्या होता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पापा को भूल जाऊँ, क्योंकि उनकी वजह से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक मोड़ से वापस मोड़ कर आई हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।